अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें डिमांड का पता होना चाहिए कि डिमांड क्या चीज़ होती है। कोई भी कमोडिटी है या कोई भी प्रोडक्ट है, उसको ख़रीदने की पावर और उसको ख़रीदने की जो ख्वाहिश है, पावर to purchase a commodity and wish to purchase a commodity is called demand of that commodity। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, the desire to purchase of commodity if we have power to purchase that commodity is called demand of that commodity। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है कि जो बंदा, जो बायर किसी भी कमोडिटी को ख़रीद रहा है, उसकी डिज़ायर भी है और उसके पास उस कमोडिटी को ख़रीदने की पावर भी है, पैसा भी है उसके पास, तो वो जो है वो उस प्रोडक्ट की, उस कमोडिटी की डिमांड बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ पर्सन हैविंग इनफ मनी एंड हैव डिज़ायर टू परचेज़ अ कार, दिस विल बी द डिमांड ऑफ दैट पर्सन। अगर कोई बंदा है, उसके पास पैसे भी हैं और वो गाड़ी ख़रीदना चाहता है, कार ख़रीदना चाहता है, तो अगर वो ख़रीदना चाहता भी है और उसके पास पैसे भी हैं, तो वो क्या बन जाएगी, उस कार की डिमांड बन जाएगी। फिर इसके अंदर डिमांड की दो किस्में हैं, एक होती है कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड और एक एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। कंट्रैक्शन जैसा कि नाम से जाहिर है, सुकड़ना। कंट्रैक्शन का मतलब होता है सुकड़ना, कम होना। व्हेन डिमांड डिक्रीजेस, जब डिमांड डिक्रीज होती है, कम होती है, इट इज़ कॉल्ड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जब भी प्राइस इंक्रीज तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज। जब भी डिमांड डिक्रीज होती है उसको क्या कहते हैं, कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। उसके बाद एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब है इंक्रीज होना, फैलना। व्हेन द डिमांड इंक्रीजेज इट इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। सिंपल सी बातें ये। अब नेक्स्ट चलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, अदर थिंग्स। लॉ ऑफ डिमांड में ना एक वर्ड आता है अदर थिंग्स। अदर थिंग्स का मतलब होता है वेदर, टेस्ट, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, पॉपुलेशन, इन्फ्लेशन रेट, वैल्यू ऑफ मनी, चेंज इन इनकम, फैशन, रिलीजन, फेस्टिवल, कल्चर। होता ये है कि कोई भी प्रोडक्ट है, किसी भी जगह पर, किसी भी रीजन में एक प्रोडक्ट है, वहाँ का वेदर जो है, वहाँ का टेस्ट भी है लोगों का, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, उस प्रोडक्ट के कोई सब्सटीट्यूट भी वहाँ पे मौजूद है, रिमेनिंग द सेम। इन तमाम अदर थिंग्स को क्या रखना है, रिमेनिंग द सेम, उनको कांस्टेंट रखना है, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। ठीक है। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज। सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस। जब भी प्राइस इंक्रीज होगी तो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करेंगे तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह बाय डिक्रीजिंग द प्राइस, अगर प्राइस को हम कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो उसकी ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। मतलब ये कि प्राइस और डिमांड का आपस में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। जैसा कि ये जाहिर किया गया है, QD क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू -P। -P का मतलब ये है कि इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है क्वांटिटी डिमांडेड के साथ। QD एंड प्राइस हैव इन्वर्स रिलेशनशिप, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये था लॉ ऑफ डिमांड। व्हेन द प्राइस इंक्रीज, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज, डिमांड ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेज। व्हेन द प्राइस डिक्रीजेज, डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज। सिंपल सी बात। अब इसका हम स्केजुअल और डायग्राम देखते हैं। ये प्राइस है, प्राइस पहले पे थी 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40। ठीक है। प्राइस क्या हुई, बढ़ती गई। लॉ क्या है, व्हेन प्राइस इंक्रीजेज क्वांटिटी डिक्रीजेज। प्राइस 10 थी, क्वांटिटी कितनी, 50। प्राइस 20 हुई तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी। प्राइस इंक्रीज हुई तो क्वांटिटी डिक्रीज होकर 40 हो गई। फिर प्राइस इंक्रीज हुई है, क्वांटिटी डिक्रीज होकर 30 हो गई।
और इंक्रीज़ हुई तो क्वांटिटी और डिक्रीज़ हो गई। इसी तरह फिर इसका ये उसकी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दी कि हमने प्राइस को यहाँ पे लिया और ये जो है क्वांटिटी डिमांडेड 10 पे कितनी है 50, उसके बाद 20 पे 40, 30 पे 30, 40 पे 20। अब हम चलते हैं अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये तो हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा। अब अजम्पशंस का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें हमने फ़र्ज़ करनी है। लॉ ऑफ डिमांड तब एप्लीकेबल होगा जब हम कुछ चीज़ें मफरूज़े लेंगे, कुछ चीज़ों को हम फ़र्ज़ करेंगे, अजम्पशंस उनकी हम जो है वो कंसीडर करेंगे। सबसे पहले साइज़ एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कोई भी पॉपुलेशन है उसका साइज़ वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, पॉपुलेशन ज़्यादा या कम यकदम नहीं हो जानी चाहिए, और उसकी जो कंपोजिशन है उसके अंदर जितनी भी फीमेल्स और मेल्स हैं वो जो है उसकी रेशो भी सेम रहनी चाहिए, तब ये लॉ एप्लीकेबल होता है। सेकंड पे इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेंस कांस्टेंट। जो इनकम है कंज्यूमर की वो सेम रहनी चाहिए, जैसा कि हमने अदर थिंग्स में पढ़ा, वो जो है इनकम जो है वो डिक्रीज़ यकदम नहीं हो जानी चाहिए या यकदम इंक्रीज़ नहीं हो जानी चाहिए। टेस्ट एंड हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर रिमेंस कांस्टेंट। जो भी कंज्यूमर हैं उनका टेस्ट रिगार्डिंग दैट कमोडिटी एंड प्रोडक्ट जो है वो सेम और कांस्टेंट रहना चाहिए, उनकी हैबिट्स भी कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो वो लॉ ऑफ डिमांड वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। चौथे नंबर पर प्राइसेस ऑफ द सब्सटीट्यूट एंड द कम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेंस कांस्टेंट। तो सब्सटीट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं? जो कि अगर कोई प्रोडक्ट है जैसा कि पेप्सी है तो उसका सब्सटीट्यूट एक और कोल्ड ड्रिंक जैसा कि कोका कोला है, इसी तरह अगर 7 अप है उसकी गोरमे है, इसी तरह डिफरेंट कंपनीज़ हैं वो उसके सब्सटीट्यूट हैं। तो प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेंस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। 5वें नंबर पे है नो चेंज इन द एक्सपेक्टेशंस अबाउट द चेंज इन फ्यूचर प्राइस। जो हमने फ्यूचर प्राइस में चेंज एक्सपेक्ट कर लिए हैं उसके अंदर चेंज नहीं आनी चाहिए। उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी चेंज नहीं होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें हमने फ़र्ज़ करनी है कि ये चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी तो ये लॉ एप्लीकेबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस का मतलब है कि ये चीज़ें जो हैं वो लॉ ऑफ डिमांड में हम इन पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, उनको क्या कहेंगे? एक्सेप्शंस। सबसे पहले है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स वो गुड्स हैं जो कि किसी भी माशरे में वो वाली कमोडिटीज़ हैं, वो वाली प्रोडक्ट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं, बेसिक नीड्स हैं, और ये इन्फीरियर होती हैं। द गुड्स विच आर इन्फीरियर इन कंपैरिजन टू द लग्जरी गुड्स एज देयर प्राइस इंक्रीजेस द डिमांड आल्सो इंक्रीजेस। कुछ गुड्स ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल हम वीट लेते हैं, राइस लेते हैं, ब्रेड लेते हैं, अगर इनकी प्राइस इंक्रीज़ होगी तो इनकी डिमांड भी इंक्रीज, क्योंकि ये बेसिक गुड्स हैं, ये तो डेली यूज़ की गुड्स हैं। अगर इनकी प्राइस इंक्रीज़ होती है तो इनकी डिमांड भी इंक्रीज़ ही होती है, कम नहीं होती, क्योंकि लोग लेना शुरू कर देते हैं उसको, ताकि नेक्स्ट जो है अगर उनकी और प्राइसेस इंक्रीजेज होती हैं तो उनको दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। आयरिश पोटैटो फेमाइन एक कहत पड़ा था और पोटैटो की एक बीमारी आई थी जिसकी वजह से उसकी जो है वो डिमांड और इंक्रीज़ हुई। उसके बाद वेबलन इफ़ेक्ट होता है, ये भी एक एक्सेप्शन है। देयर आर सर्टन गुड्स दैट बिकम मोर वैल्यूएबल एज देयर प्राइस इंक्रीजेस। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनकी प्राइसेस ज़्यादा रखी जाएं तो वो उतनी ज़्यादा अवेलेबल बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल द प्राइसेस ऑफ लग्जरी आइटम्स एज दे आर द स्टेटस सिंबल। बहुत सारी लग्जरी आइटम्स हैं, ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, उनकी प्राइस जितनी ज़्यादा रखी जाती है उनकी डिमांड भी उतनी ज़्यादा होती है, तो ये वेबलन इफ़ेक्ट इसको कहते हैं। उसके बाद तीसरी जो एक्सेप्शन है वो है इनकम चेंज।
If a household income increases irrespective of the increase in their price, thereby increasing the demand of the product, अगर ऐसा होता है कि एक बंदा हाउस होल्ड जो है घरेलू इनकम इंक्रीज हो गई है, ठीक है, वो पहले जहाँ पे एक जो है वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते थे, एक ब्रेड खाते थे, अगर उनकी लिमिट कैपेसिटी ब्रेड को ख़रीदने की इनकम ज़्यादा हो गई है तो वो 2 ब्रेड इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, खुले खर्चे जिसको कहते हैं वो शुरू कर देंगे। तो इस तरह क्या होगा कि जब हाउस होल्ड इनकम चेंज होगी तो फिर क्या होगा, डिमांड भी इसी तरह उसके साथ ही बढ़ेगी। तो ये था आज का लेक्चर, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।